नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कक्षा 12th 2023-24 के जो एग्ज़ाम होने वाला है उसमें आपके जो पॉलिटिकल साइंस यानी जो राजनीतिक विज्ञान है उसकी पेपर के बारे में हम लोग बात करेंगे। राजनीतिक विज्ञान में पे क्या आएगा, पॉलिटिकल साइंस में 3 घंटे 15 मिनट का आपका समय रहेगा, 80 नंबर का आपका पूरा पेपर रहेगा। एक तरीके से आपके लिए प्री मॉडल पेपर है जो कि 100% 100% इसमें से आपको क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो ये आप मान सकते हो प्री मॉडल पेपर। एक तरीके से मैं पूरा इसको सोल्व कराने वाला हूँ पॉलिटिकल साइंस 2023-24 के लिए। ये आपके लिए रामबाण साबित होगा। 100% 100% इसमें से क्वेश्चन आएंगे। दोस्तों सबसे पहले मेरा नाम है रमेश और आप देख रहे हैं स्टडी पॉइंट बीकानेर यूट्यूब चैनल पर। ये तो आप दोस्तों इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और राजस्थान बोर्ड के जितने मेरे को पेपर चाहिए 11th 12th जितने भी कक्षाओं के पेपर चाहिए वो आपको टेलीग्राम चैनल पर 100% मिल जाएंगे। मैंने अलग से ग्रुप बना रखा है, तो आप कुछ दिन टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करो, वहाँ पे मैं आपको ग्रुप की लिंक दे दूंगा, फिर आप व्हाट्सएप ग्रुप में शामिल हो जाओगे। ठीक है, तो जिस चीज़ को ज्वाइन होना है वो ज्वाइन हो सकते हैं। बाकी मैं एक अलग नया ग्रुप बना रहा हूँ जहाँ पे आपको सभी पेपर मिलते रहेंगे और आल जो डिस्ट्रिक्ट के पेपर आएंगे प्लस जो प्रीवियस ईयर जो 10 सालों के पेपर है वो मैंने इकट्ठे किए वो भी आपको मिलेंगे। तो आप लोग ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। ग्रुप अभी तो फ्री ऑफ कॉस्ट है, तो आप ज्वाइन कर सकते हो। ये दोस्तों ये आपकी कुछ जनरल इंस्ट्रक्शन रहेंगे। फिर अपने पेपर को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों सबसे पहले आपको दिया गया है, तो यहाँ पे ये पेपर शुरू होता है। तो सबसे पहले सेक्शन ए यानी खंड ए आएगा। इसमें आपको क्या करना है, इसमें आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आने वाले। भाई मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को कैसे हल करना है वो आप लोग यहाँ पर देखने वाले हो। सबसे पहले यहाँ पर जो आपके 12 यानी क्वेश्चंस आएंगे जो कि 12x1 के हिसाब से आएंगे। तो पहला क्वेश्चन है आपका, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का विभाजन है वो दोस्तों कब हुआ था। तो दोस्तों इसका जो विभाजन है वो 1964 में हुआ था। 1964 में कम्युनिस्ट पार्टी का विभाजन हो गया था। ठीक है दोस्तों, ये क्वेश्चन यहाँ पे होगा। फिर अगला क्वेश्चन है नेफा और जो कुछ क्षेत्र, नेफा और उसके कुछ क्षेत्र है और साथ में जो आपके लद्दाख के अक्साई चीन का क्षेत्र पर जो प्रतिस्पर्धाओं के चलते कौन से दो देशों के बीच में लड़े जा रहे हैं। तो दोस्तों भारत और बांग्लादेश तो हो ही नहीं सकता। ठीक है, भारत पाकिस्तान नहीं है दोस्तों, क्योंकि भारत पाकिस्तान में अक्साई चीन का कोई मामला नहीं है। ठीक है, तो भारत और चीन के बीच दोस्तों ये है। ठीक है, तो दोस्तों इसमें से आंसर आपका राइट हो जाएगा, इंडिया एंड चाइना। फिर दोस्तों वर्ष 2017 के आंकड़ों के अनुसार विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था दोस्तों कौन सी है। दोस्तों इसका आंसर क्या होगा आप बताओ मुझे। दोस्तों इसका आंसर होगा जापान। ठीक है दोस्तों, क्या होगा, जापान। दोस्तों मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, 100% क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। प्लस आपको किसी भी एग्जाम के क्वेश्चन चाहिए तो मतलब 12th रिलेटेड, 12th 11th से रिलेटेड, तो आपको 100% हर सब्जेक्ट के आपको टेलीग्राम पर मिल जाएंगे। आप मुझे पर्सनल मैसेज भी कर सकते हो। ठीक है, फिर दोस्तों दक्षिण एशिया में सम्मिलित देश कौन सा नहीं है। दोस्तों जो यहाँ पर कौन सा देश है सम्मिलित नहीं है, तो दोस्तों म्यांमार है वो दक्षिण एशिया में सम्मिलित देश नहीं है, ये ध्यान रखना। ठीक है, फिर दोस्तों भारत ने क्योटो प्रोटोकॉल पर कब हस्ताक्षर किया। दोस्तों ये क्वेश्चन आप थोड़ा सा इस क्वेश्चन को समझो कि क्योटो प्रोटोकॉल हुआ कब था। 1997 में हस्ताक्षर हुए थे। ये तो ठीक है दोस्तों, ये सभी इसका आंसर देंगे। लेकिन दोस्तों इंडिया ने जो आधिकारिक रूप से कब हस्ताक्षर किए थे, तो ये याद रखना 2002 में। कब दोस्तों, 2002 में आधिकारिक रूप से इंडिया ने इस पर क्या है, हस्ताक्षर जो है वो कर दिए थे। ठीक है दोस्तों, 2002 में आधिकारिक रूप से इस पर हस्ताक्षर हुए थे, ये बात आप ध्यान रखना। ठीक है, फिर दोस्तों ऊर्जा संरक्षण अधिनियम दोस्तों कब पारित हुआ था। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसका आंसर क्या होगा, 2001 में ऊर्जा संरक्षण अधिनियम पारित हुआ था। फिर किस उच्च न्यायालय द्वारा इंदिरा गांधी के निर्वाचन को अवैधानिक करार दिया। दोस्तों जो आपकी पॉलिटी की जो सेकंड बुक है ना, तो उसमें दिया गया है इंदिरा गांधी जो आपातकाल से रिलेटेड जो लेशंस है उसमें दिया गया है और उसमें इलाहाबाद का इसका आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इंदिरा गांधी के जो निर्वाचन था जो उसको दोस्तों इलीगल जो है डिक्लेयर कर दिया था। ठीक है दोस्तों, जॉर्ज फर्नांडिस के नेतृत्व में दोस्तों रेल हड़ताल कब हुई थी। ये दोस्तों मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है 12th बोर्ड के हिसाब से 2024 में, ये सबसे मोस्ट क्वेश्चन हो सकता है। तो इसका दोस्तों आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा 1974 यानी दोस्तों 1974 में रेल हड़ताल दोस्तों हुई थी। फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन आ रहा है आपके कि द्रविड़ आंदोलन की बागडोर दोस्तों किसके हाथों में दोस्तों थी। तो ये दोस्तों इनके याद रखना, ये थी द्रविड़ आंदोलन की बागडोर दोस्तों ईवी रामास्वामी, जिन्हें दोस्तों ईवी रामास्वामी नायकर, या फिर दोस्तों इनका पूरा नाम, इसे इन्हें एक नाम और ही है जो भी आप याद रखना, इस नाम से भी क्वेश्चन आ सकता है। इनका नाम है पेरियार। ठीक है दोस्तों, पेरियार। पेरियार दोस्तों इन्हें दक्षिण में बहुत इन्हें भगवान के रूप में पूजा जाता है दक्षिण भारत में, तो इनका एक उपनाम है वो है पेरियार। ठीक है दोस्तों, ये मोस्ट है 12th एग्जाम में आएगा। वर्ष 1991 से 1996 तक भारत के प्रधानमंत्री कौन थे दोस्तों, तो नरसिम्हा राव थे दोस्तों। पीवी नरसिम्हा राव भारत के प्रधानमंत्री थे और उन्हीं के समय आर्थिक सुधारों यानी एलपीजी लिबरलाइजेशन और आपके जो प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन को अपनाया गया था। अगला दोस्तों नागालैंड राज्य किस वर्ष अपने वजूद में आया था। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ये आया था आपके 30 नवंबर 1993
ठीक है दोस्तों, 30 नवंबर 1963 दोस्तों। साथ में डेट ही मैं बता रहा हूँ आपको, 30 नवंबर डेट है, ये भी आप याद रखना। फिर दोस्तों प्रथम पंचवर्षीय योजना के योजनाकार दोस्तों कौन थे, तो ये दोस्तों के.एन. राज थे। कौन थे दोस्तों, के.एन. राज थे। और दोस्तों ये किस मॉडल पर आधारित थी दोस्तों, तो हेरोल्ड डोमर दोस्तों। कौन सा, हेरोल्ड डोमर जो दोस्तों मॉडल था उस पर ये आधारित थी दोस्तों। फिर है रिक्त स्थानों की पूर्ति करने वाले क्वेश्चन आ रहे हैं, फिल इन द ब्लैंक्स। तो ये दोस्तों यूगोस्लाविया के विभाजन में दोस्तों किसको हस्तक्षेप करना पड़ा दोस्तों, तो ये दोस्तों सोवियत संघ से रिलेटेड है। इसका आप मुझे कमेंट में आंसर 100% दोगे दोस्तों, ठीक है। और अगला दोस्तों दूसरा क्वेश्चन है दोस्तों, इसका आंसर आपको कमेंट में पक्का देना है, ठीक है, कि यूगोस्लाविया के विभाजन में किसको हस्तक्षेप करना पड़ा था। फिर है दोस्तों अगला क्वेश्चन है कि मैं राजीव गांधी द्वारा चीन का दौरा करने से भारत चीन के संबंधों को सुधारने के प्रयासों को दोस्तों बढ़ावा मिला था, तो इसका आंसर होगा 1988, यानी 1988 में जो राजीव गांधी ने चीन का दौरा किया था उससे मिला था। अगला दोस्तों, दोनों खेमों से पृथक भारत ने दोस्तों कौन सी नीति अपनाई थी दोस्तों, तो भारत ने गूट निरपेक्षता की नीति अपनाई दोस्तों। कौन सी, मैं लिख रहा हूँ दोस्तों, आप देख लेना, गूट निरपेक्षता की नीति दोस्तों भारत ने अपनाई थी, ये बात आप ध्यान रखना, ठीक है दोस्तों। अगला है शास्त्री की मृत्यु के बाद इंदिरा गांधी और जो है किसके बीच प्रधानमंत्री खड़ा था दोस्तों, मोरारजी देसाई। कौन थे दोस्तों, वो थे मोरारजी देसाई। एक और थे, वो थे मोरारजी देसाई, जो कि उस समय के दिग्गज नेता थे, ठीक है। फिर दोस्तों 1971 के चुनाव में कांग्रेस आर को कितनी सीटें प्राप्त हुई दोस्तों, 352 सीटें प्राप्त हुई थी। कितनी दोस्तों, 352 सीटें 1971 के चुनाव में कांग्रेस आर को प्राप्त हुई थी। और अगला क्वेश्चन दोस्तों आप देखिए यहाँ से कि शोक थेरेपी को परिभाषित कीजिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट। उससे पहले एक लेबर पार्टी वाला क्वेश्चन आ रहा है, तो लेबर पार्टी के संस्थापक दोस्तों कौन थे, तो लेबर पार्टी के दोस्तों संस्थापक थे वो थे केईर दोस्तों। कौन थे, केईर हरियडाई। कौन थे, हरियडाई दोस्तों, हरियडाई जो इसके संस्थापक थे। और अगर आप इंग्लिश मीडियम वाले कहे तो इसका इस प्रकार से होगा केयर, यहाँ पे मैं सही तरीके से लिख नहीं पा रहा हूँ, हरियडाई दोस्तों इसका आंसर होगा, ठीक है। अगला दोस्तों देखिए, शोक थेरेपी को परिभाषित कीजिए, डिफाइन दिस शोक थेरेपी। शोक थेरेपी कहते दोस्तों जब हुआ ये था कि जब आपके जो रूस की अर्थव्यवस्था तहस नहस हो गई थी, तो उस समय उसको उसमें जो उसके जो औद्योगिक क्षेत्र थे उनको बहुत ही कम कीमतों पर बेचा गया था। और इसे इतिहास की सबसे बड़ी गैरेज सेल भी कहते हैं शोक थेरेपी को, ठीक है। आसियान दोस्तों क्षेत्रीय मंच की स्थापना कब की गई थी, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 12th बोर्ड के हिसाब से। और दोस्तों इसकी स्थापना हुई थी, मैं पूरी डेट समय तक बताऊंगा कब हुई थी, कहाँ हुई थी। तो दोस्तों याद रखना, डेट तो है 8 अगस्त, ठीक है, 8 अगस्त 1967 को इसकी स्थापना होती है। अब होती कहाँ पे है दोस्तों, बैंकॉक में होती है। बैंकॉक दोस्तों कहाँ पर है, तो बैंकॉक भाई थाईलैंड में, ठीक है, थाईलैंड है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रथम महासचिव कौन बने थे दोस्तों, तो ट्रिगवी ली बने थे। कौन दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रथम महासचिव दोस्तों वो बने थे ट्रिगवी ली। कौन बने दोस्तों, ट्रिगवी ली बने थे दोस्तों। दक्षिण एशिया में कौन कौन से राष्ट्र सम्मिलित है दोस्तों, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, मैं बोल रहा हूँ आप लिख लेना यहाँ पर। दक्षिण एशिया में कौन कौन से राष्ट्र सम्मिलित है, मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, आप ध्यान से इसको सुनना दोस्तों। एक तो है आपके बांग्लादेश, ठीक है, एक तो आपके हो गया बांग्लादेश, ठीक है, बांग्लादेश। एक आपकी आ गया, मतलब यहाँ पे बांग्लादेश तो आपके दोस्तों हो ही गया। फिर आपकी बात कर रहे हैं अपन लोग बांग्लादेश, भारत, ठीक है, बांग्लादेश हो गया, आपके भारत हो गया, प्लस आप इस चीज़ को याद रखना, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, बांग्लादेश हो गया, भारत हो गया, चीन हो गया, ठीक है, ये देश जो है, और भूटान हो गया दोस्तों। दोस्तों चीन, सॉरी चीन शामिल नहीं है, ठीक है, चीन है वो शामिल नहीं है। मैं एक बार यहाँ पे दिखा दो, दोबारा कराता हूँ आपको। तो एक तो आपके हो गया बांग्लादेश, एक आपके हो गया इंडिया, एक हो गया भूटान, ठीक है। इस तरीके से याद रखो, मैं बता रहा हूँ आपको पूरे के पूरे। दोस्तों मालदीव हो गया, मालदीव भी दोस्तों शामिल है, इसमें लोग कंफ्यूज होते हैं। फिर दोस्तों नेपाल हो गया, फिर दोस्तों पाकिस्तान हो गया, और फिर दोस्तों श्रीलंका हो गया। तो ये देश जो है वो शामिल है, ठीक है दोस्तों, ये देश है वो शामिल है। आप स्क्रीनशॉट ले लेना एक बार अच्छे तरीके से, फिर आप देख लेना। और फिर दोस्तों अगला है UNFCCC का विस्तार लिखिए दोस्तों, ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही मैं कहूँगा बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। UNFCCC दोस्तों क्या है, एक अंतर्राष्ट्रीय संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा बनाई गई दोस्तों जलवायु परिवर्तन के लिए एक संस्था है,
जो कि वैश्विक जो है जलवायु परिवर्तन की प्रतिक्रिया को दोस्तों निर्धारित करती है, बताती है। ठीक है दोस्तों, आप्रवासी किसे कहते हैं? वे लोग आप्रवासी होते हैं जो किसी काम से देश को, रोजगार की तलाश में देश को छोड़कर दूसरे देश में चले जाते हैं, उन्हें आप्रवासी कहते हैं, यानी इमिग्रेंट दोस्तों कहते हैं। ठीक है दोस्तों, अगला द्वितीय पंचवर्षीय योजना का ध्येय क्या था? व्हाट वाज द ऑब्जेक्टिव ऑफ द सेकंड 5 ईयर प्लान? तो दोस्तों उसका ध्येय था तेज गति से संरचनात्मक बदलाव। दोस्तों दोबारा सुन लेना, तेज गति से संरचनात्मक बदलाव द्वितीय पंचवर्षीय योजना का ध्येय था। मणिपुर विलय के समय वहां के राजा का नाम क्या था दोस्तों? तो महाराजा बुद्धा चंद्र था। कौन सा दोस्तों नाम था? महाराजा बुद्धा चंद्र उनका मणिपुर के समय राजा का नाम था। फिर आगे चलते हैं, आपातकाल के कोई एक कारण दीजिए दोस्तों, मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो आपातकाल का एक कारण क्या था भाई? इंदिरा गांधी के जो जो था आपके, इंदिरा गांधी को मतलब चुनाव को एज वैधानिक यानी इलीगल घोषित करना इलाहाबाद हाई कोर्ट द्वारा, वो एक कारण लिख सकते हैं। फिर पाकिस्तान द्वारा कश्मीर पर कब्जा करने के लिए अपनी तरफ से कबायली घुसपैठी कब भेजे गए थे दोस्तों? तो इसके लिए बता रहा हूँ आपको दोस्तों, इसके कबायली जो घुसपैठे थे वो 22 अक्टूबर 1947 को, ठीक है दोस्तों, 22 अक्टूबर 1947 को दोस्तों भेजे गए थे कबायली घुसपैठिए। और अगला है 1990 के दशक में हुआ कोई एक महाबदलाव, लिखिए दोस्तों, शीत युद्ध का अंत हो गया। क्या हुआ दोस्तों? शीत युद्ध का अंत हो गया। 1990 में दोस्तों क्या हुआ? रूस का मतलब वो मिखाइल गोर्बाचेव बन गए, और बहुत से ऐसे आप लग सकते हो। पीआरआई पार्टी का संबंध दोस्तों किस देश से था दोस्तों? मैक्सिको से था। मैक्सिको से संबंध था पीआरआई पार्टी का। फिर अगला क्वेश्चन है सेक्शन बी में, देखिए सोवियत संघ के विघटन के कोई दो प्रभाव लिखिए दोस्तों। सोवियत संघ के विघटन के बाद एक ध्रुवीय विश्व व्यवस्था का आरंभ हुआ। अमेरिका ही विश्व में वर्चस्वशाली बन गया, और जो आपके ये प्राइवेटाइजेशन जो है आपका, वैश्वीकरण और जो आपके निजीकरण को बढ़ावा मिला। यूरोपीय संघ की सैन्य क्षमता की दो विशेषता ये, यूरोपीय संघ की सैन्य क्षमता किस प्रकार से बढ़ रही है? 18 देशों का समूह है यूरोपीय देश, और सामाजिक और आर्थिक मंच पर कार्य कर रहा है। ठीक है, राजनीतिक मंच पर। भारत और श्रीलंका के बीच संबंध स्पष्ट कीजिए दोस्तों। तो भारत और श्रीलंका के बीच संबंध कैसे दोस्तों खराब हो गए थे? एक तो दोस्तों लीटे वाला जो मामला है वो यहाँ पर आपको गौर करने वाला है कि लीटे क्या था, और यानी लीटे वो समुदाय था जो कि तमिली समुदाय है। वहाँ पर श्रीलंका में दो समुदाय, एक तो सिंहली है और एक तमिलों का संगठन था लीटे, और लीटे वाला ही राजीव गांधी की हत्या का सबसे बड़ा मामला बना था। ठीक है, फिर संयुक्त राष्ट्र संघ की मुख्य एजेंसियों के नाम लेके दोस्तों। मुख्य एजेंसी कौन कौन सी हो गई? जैसे कि यूएनडीपी हो गई, ठीक है, यूएनईपी हो गई, यानी यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम, ठीक है, और यूएनएस डीएसएन, यूनाइटेड नेशंस। ठीक है, ये सारी जो एजेंसी है उनका नाम लिख सकते हो। ठीक है, परमाणु एजेंसी वगैरह सब। आतंकवाद का कोई एक चिर परिचित उदाहरण दीजिए दोस्तों। सबसे परिचित है 9/11 की घटना, यानी आप याद रखना 11 जो है वो आपके सितंबर की जो घटना थी, 11 सितंबर 2001 की, अमेरिका पर जो आतंकवादी वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर जो हमला हुआ था, वो एक चिर परिचित उदाहरण आप लिख सकते हो। फिर दोस्तों वैश्वीकरण में विभिन्न भागों में आवाजाही की आसानी प्रौद्योगिकी में हुई तरक्की के कारण संभव हुई है। ये कह रहा है कि वैश्वीकरण क्या होता है कि घरेलू जो अर्थव्यवस्था थी, ठीक है, यानी जीडीपी का जो है सकल घरेलू उत्पाद का विश्व की अर्थव्यवस्था के साथ एकीकरण ही क्या होता है? वैश्वीकरण होता है। और वैश्वीकरण क्या होता है? सबसे ज़्यादा प्रौद्योगिकी की तरक्की के कारण संभव है। ये दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अब आप मान सकते हो कि व्यापार जो हो रहा है वो सबसे ज़्यादा किससे हो रहा है? इंटरनेट से हो रहा है। और इंटरनेट किस प्रकार से जो है ये प्रौद्योगिकी टेक्नोलॉजी ने किस प्रकार से पॉसिबल किया है, तो उसको आपको समझाना है, तो अपने शब्दों में लिख सकते हैं। फिर नेहरू की विदेश नीति के 3 बड़े उद्देश्य क्या थे? एक तो कूटनिरपेक्षता की नीति थी, ठीक है, एक था सभी देशों के समभाव रखना, ठीक है, ठीक है। और अगला दोस्तों क्वेश्चन है, कांग्रेस की प्रकृति विचारधारात्मक गठबंधन में भी थी, यानी कांग्रेस में सभी तरह के विचारधारात्मक संगठन शामिल। जैसे उस समय जो आप मान सकते हो कि भाजपा, यानी उस समय जो जनता दल पहले बन रहे थे, ठीक है, स्वतंत्र पार्टी वगैरह, वो उस समय कांग्रेस के अंदर ही थे। स्वतंत्र पार्टी वगैरह सब कांग्रेस के अंदर ही थे। कांग्रेस उनको विचारों का प्रतिनिधित्व करने दे रही थी, यानी वो है उसकी आइडियोलॉजिकल जो अलायंस थी उसको एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रही थी। उनको विचारधारात्मक गठबंधन था, ठीक है, तो उसका नेचर इस प्रकार से था, तो उसको आपको बताना है। फिर कोई 2 रियासतों के नाम लिखे जिनका भारत में विलय दुर्लभ साबित हुआ था। एक तो हैदराबाद रियासत थी, बहुत ही दुर्लभ। एक आप जम्मू कश्मीर लिख सकते हो, या फिर मणिपुर लिख सकते हो, जिनका भी आपको अच्छा लगे उनका आप लिख सकते हो। ठीक है, इंदिरा गांधी की हत्या दोस्तों कब, कहाँ और किसने की थी? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो इंदिरा गांधी दोस्तों हत्या कब हुई थी? 31 अक्टूबर, याद रखना 31 अक्टूबर दोस्तों हुई थी।
1984 को इंदिरा गांधी की हत्या होती है। हत्या दोस्तों करता कौन है, ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट आता है। तो इंदिरा गांधी की हत्या दोस्तों होती दिल्ली में, और उनके दो दोस्तों जो सिख जो बॉडी गार्ड थे वो उनकी गोली मारकर हत्या कर देते हैं। आंसू दोस्तों क्या है, आंसू संगठन की मुख्य मांग क्या है, सबसे पहले देख लो आंसू संगठन है क्या। दोस्तों आशु ऑर्गेनाइजेशन क्या है, आशु क्या आता है, असम आल असम स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशंस, ठीक है दोस्तों, आल असम स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशंस, अरे यूनियन, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन नहीं यूनियन। तो ये क्या है, असम के सभी छात्रों का एक संगठन है, जिसमें क्या क्या गया है, इसकी मेन डिमांडेड क्या है कि आपको एक तो क्या है कि जो बांग्लादेश से जो अप्रत्यक्ष जो लोग आ रहे हैं, प्लस उनकी जो वहाँ के स्थानीय निवासियों का उनके संसाधनों पर पूरा नियंत्रण होना चाहिए, ये कुछ मांगे, ठीक है। मंडल आयोग की दो मुख्य सिफारिशों दोस्तों नाम लिखिए, मोस्ट इंपोर्टेंट है, 100% 12th बोर्ड परीक्षा में आएगा, और 2024 में ये 100% आपको देखने को मिलेगा। तो इसका क्या है कि ओबीसी, इसने मंडल आयोग ने सिफारिश की कि जो ओबीसी जो वर्ग है उसको सार्वजनिक व केंद्रीय जो सरकारी नौकरियां हैं उसमें 27% जो दोस्तों आरक्षण दिया जाए। एक तो ये बात, अगर आरक्षण किसी कारणवश नहीं देते तो 3 वर्ष अतिरिक्त कोटा जो है वो इनको दिया जाए। ये दोनों सिफारिशें लागू की गई थी। दक्षिणपंथी विचारधारा क्या होती है दोस्तों, और वामपंथी विचारधारा क्या होती है, यानी राइट विंग्स और लेफ्ट विंग्स आइडियोलॉजी जो है उसको आपको समझाना है। दोस्तों दक्षिणपंथी जो विचारधारा होती है वो क्या कहती है, वो कहती है वो परिवर्तन नहीं करना चाहती, अपने जो समाज के जो रीति रिवाज है वो वही रखना चाहती है, और वामपंथी जो है वो करती है। अब दक्षिणपंथी जो होते हैं वो क्या करते हैं, वो इसमें विश्वास करते हैं कि भाई मतलब जो समाज का निचले तबकों को, गरीबों को फायदा मिले, और वामपंथी जो है इसमें विश्वास नहीं करती है, ठीक है दोस्तों। फिर अगला है संयुक्त राष्ट्र संघ की संरचना के मुख्य अंगों को स्पष्ट कीजिए, जैसे कि महासभा और आपके जितने भी जो संयुक्त राष्ट्र संघ के अंग है, न्याय परिषद, ठीक है, सुरक्षा परिषद, ये जो अंग है इनको आपको स्पष्ट करना है 100 वर्ड्स में। फिर है सुरक्षा के पारंपरिक तरीकों के अंतर्गत अस्त्र नियंत्रण और निरस्त्रीकरण की व्याख्या कीजिए। दोस्तों एक तो यहाँ पर निरस्त्रीकरण का आपको मतलब समझना है, एक तो आर्म्स कंट्रोल, ठीक है, एक यहाँ पे दिया है डिस्टारामेंट, यानी ये क्या है कि आपको किस प्रकार से जो है आपको सुरक्षा के पारंपरिक तरीके के अंतर्गत आपको अस्त्र पर नियंत्रण किस प्रकार से करना है, और निशस्त्रीकरण की जो प्रक्रिया है उसको किस प्रकार से आपको जो है जो उस पर कंट्रोल करना है उसको आपको व्याख्या करनी है, ठीक है। सिद्ध कीजिए कि उड़ीसा में स्थापित पोस्को प्लांट नकारात्मक भी साबित हुआ। अभी पोस्को प्लांट के बारे में बताना है दोस्तों आपको। बिहार में हुए दंगों को भी आपको स्पष्ट करना है। ये दोस्तों क्वेश्चंस आपके मोस्ट इंपोर्टेंट हो गए। फिर दोस्तों आपके सेक्शन डी आता है जिसमें आपके 250 वर्ड्स में आपको लिखने होंगे। आसियान की स्थापना के उद्देश्य और उसके मुख्य स्तंभों को स्पष्ट कीजिए। इसकी स्थापना कब हुई थी मैंने बताया था आपको, और बैंकॉक में हुई थी। फिर है जापान एक उभरती हुई अर्थव्यवस्था के रूप में कथन की विवेचना कीजिए। तो जापान की एक उभरती हुई अर्थव्यवस्था, तो इस कथन की विवेचना, जापान किस तरीके से जापान ने तरक्की की थी, जापान पर परमाणु हमला हुआ था 1945 में, उसके बाद भी जापान ने किस तरीके से तरक्की की और आज दुनिया का सबसे जो तीसरी अर्थव्यवस्था बन गया वो किस प्रकार से बन गया है। वैश्वीकरण की आलोचनाएं भी हो रही है इस कथन के संदर्भ में। भारत और वैश्वीकरण का प्रतिरोध समझाइए कि भारत के कारण वैश्वीकरण में बाहरी कंपनियां आ गई, बाहरी कंपनियों को बहुत ज़्यादा फायदा मिल गया। जैसे कि आप मान सकते हो ये होंडा बाहर की कंपनी है, आप मान सकते हो हीरो बाहर की कंपनी है, सैमसंग, एप्पल, जितनी भी कंपनी आई, एलजी वगैरह, इनको फ़ायदा बहुत ज़्यादा मिल गया वैश्वीकरण से। पर इससे लोगों को रोजगार भी तो मिला है, टेक्नोलॉजी भी तो बढ़ी है। वैश्वीकरण के कारण उत्पन्न हुए आर्थिक प्रभाव का स्पष्ट कीजिए। डिस्क्राइब द इकोनॉमिक इम्पैक्ट के ड्यू टू द ग्लोबलाइजेशंस। ग्लोबलाइजेशन से कौन कौन से जो है आपके जो आपके इकोनॉमिक इम्पैक्ट देखने को मिले हैं उनका दोस्तों आपको डिस्क्राइब करना है, यानी वर्णन करना है, ठीक है दोस्तों। वो 90 के दशक कुछ ताकतवर पार्टियों के गठबंधन के उभार का साक्षी रहा था। जैसे कि 90 के दशक में दोस्तों क्या हुआ था कि कुछ पार्टियां, एक पार्टी की सरकार नहीं बन रही थी, सभी पार्टियां मिलकर, जैसे कि आप मान रहे हो कि कभी कांग्रेस ने सरकार बनाई तो किसी ने साथ गठबंधन करना पड़ा। अब आप मान रहे हो कि भाजपा ने अगर सरकार बनाई तो किसी ने किसी के साथ गठबंधन करना पड़ा, ठीक है। तो पार्टी व गठबंधन जो है सबसे ज़्यादा वो 90 के दशक से शुरू होता है। उससे पहले एकल पार्टियों की सरकार बन रही थी। सबसे पहले 1979 में जो सरकार बनती है वो गठबंधन की पहली सरकार आप मान सकते हैं। गोवा के भारत में विलय की घटनाक्रम दोस्तों मोस्ट इम्पोर्टेंट, एक तो गोवा का, एक दोस्तों मणिपुर का, ये दोनों मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों। वीडियो आपको कैसा लगा आप मुझे जरूर बताएंगे कि सर वीडियो ऐसा लगा। आगे आपको सभी सब्जेक्ट की वीडियो चाहिए तो कमेंट कर सकते हो दोस्तों। मोस्ट इंपॉर्टेंट आपको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना है। टेलीग्राम चैनल आप इस तरीके से ज्वाइन कर सकते हो, वहाँ पे सर्च करोगे आपको दोस्तों स्टडी पॉइंट बीकानेर दोस्तों आपको मिल जाएगा। बाकी दोस्तों मैं आपको टेलीग्राम चैनल की लिंक भी नीचे प्रोवाइड करा दूंगा, तो टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हो दोस्तों।
थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय दोस्तों, टेक केयर, अगले वीडियो में मिलते हैं, बाय बाय।